Nest.js में मास्टर बनने का मतलब सिर्फ कमांड्स रटना नहीं है, बल्कि इसके कोर प्रिंसिपल्स को गहराई से समझना है। तो चलिए Nest.js के उन 10 जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। अच्छा, ये बात तो हम सब पर लागू होती है ना? हमें पता है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए कौन सा बटन दबाना है, पर अगर वो खराब हो जाए तो उसे ठीक करना हमारे बस की बात नहीं। प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। किसी टूल को इस्तेमाल करना एक बात है और उसे सच में समझना बिल्कुल दूसरी। अच्छी बात यह है कि पूरे Nest.js फ्रेमवर्क को सिर्फ 10 मेन कॉन्सेप्ट्स के जरिए समझा जा सकता है, और एक बार ये समझ आ गए तो फिर किसी भी Nest.js प्रोजेक्ट को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि Nest.js सिर्फ APIs बनाने के लिए है, पर यह सच नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा है। देखिए, Nest.js से हम 3 तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। पहली, HTTP सर्वर, जैसे किसी ब्लॉग के लिए APIs। दूसरी, माइक्रो सर्विसेज, जो बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर आपस में बात करते हैं। और तीसरी, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, जैसे कोई शेड्यूल्ड टास्क जो हर रोज रिपोर्ट भेजता हो। लेकिन इन तीनों तरह की एप्लीकेशंस में, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों न हो, एक चीज हमेशा कॉमन होती है, और वो है रूट मॉड्यूल। हर Nest.js एप्लीकेशन की नींव यही सेंट्रल मॉड्यूल होता है। तो ये मॉड्यूल आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि मॉड्यूल्स हमारी Nest.js एप्लीकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे लेगो के टुकड़े। पूरी एप्लीकेशन इन्हीं आपस में जुड़े हुए मॉड्यूल्स का एक ग्राफ होती है, और इस ग्राफ के टॉप पर हमेशा हमेशा रूट मॉड्यूल ही होता है। तो चलिए अपनी एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन में आएगा हमारा रूट मॉड्यूल। हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। अब इसके ऊपर हम अपने फीचर मॉड्यूल्स जोड़ते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स मॉड्यूल या ऑर्डर्स मॉड्यूल। ये सारे मॉड्यूल सीधे रूट मॉड्यूल से जुड़ते हैं और हमारी एप्लीकेशन का पूरा आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल्स की बात हो गई। अब जरा इनके अंदर झांक कर देखते हैं। यहीं पर हमें मिलते हैं हमारे कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स, डेकोरेटर्स, कंट्रोलर्स और प्रोवाइडर्स, जो हमारी एप्लीकेशन को असल में काम करने लायक बनाते हैं। डेकोरेटर्स, ये Nest.js में हर जगह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। डेकोरेटर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो किसी क्लास या मेथड से जुड़कर उसके बिहेवियर को बदल देता है। सोचिए, जैसे कोई सुपर हीरो अपना सूट पहनकर स्पेशल पावर्स हासिल कर लेता है, डेकोरेटर्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जरा देखिए एक डेकोरेटर कैसे एक सिंपल सी क्लास को ट्रांसफॉर्म कर देता है। एक तरफ है एक प्लेन क्लास, और जैसे ही हम उस पर ऐड कंट्रोलर डेकोरेटर लगाते हैं, वो सडनली एक पावरफुल Nest.js कंपोनेंट बन जाती है जो इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकती है। तो कंट्रोलर क्या है? सीधी सी भाषा में ये ऐड कंट्रोलर वाली एक क्लास है। इसका काम है इनकमिंग रिक्वेस्ट को रिसीव करना और रिस्पॉन्स वापस भेजना। ये हमारी एप्लीकेशन का, समझ लीजिए, एंट्री पॉइंट है। कंट्रोलर रिक्वेस्ट को रिसीव तो कर लेता है, लेकिन असली काम, मतलब जो बिजनेस लॉजिक है, वो प्रोवाइडर्स में होता है। प्रोवाइडर एक @injectable डेकोरेटर वाली क्लास होती है, और यहीं पर सारा मेन कोड लिखा जाता है। ये हमारी एप्लीकेशन के वर्क हॉर्स हैं। इसे समझने का एक और बढ़िया तरीका है। प्रोवाइडर्स को फ्रीलांस वर्कर्स की तरह सोचिए, और Nest.js को एक एजेंसी की तरह। ये एजेंसी इन वर्कर्स को जहां भी जरूरत होती है वहां काम पर लगा देती है। इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर, एक रिक्वेस्ट का सफ़र। हमने एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब देखते हैं कि जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो एंट्री से हैंडलर तक कैसे पहुंचती है। तो सवाल ये है कि जब एक HTTP रिक्वेस्ट हमारी एप्लीकेशन पर आती है तो असल में होता क्या है, ये सीधे हमारे कोड तक कैसे पहुंच जाती है। इसे समझने के लिए एक एयरपोर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। आप सीधे टारमैक पर जाकर प्लेन में नहीं बैठ जाते हैं ना, पहले चेक इन होता है, फिर सिक्योरिटी चेक, फिर बोर्डिंग। बिल्कुल इसी तरह एक रिक्वेस्ट भी हमारे कोड तक पहुंचने से पहले कई स्टेजेस से गुजरती है। एक रिक्वेस्ट अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी राउट हैंडलर तक पहुंचने से पहले इन स्टेजेस से होकर जाती है: मिडलवेयर, गार्ड्स, इंटरसेप्टर्स और पाइप्स। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो गार्ड्स क्या करते हैं? ये बिल्कुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक की तरह है। ये तय करते हैं कि किसी रिक्वेस्ट को आगे जाने की परमिशन है या नहीं।
ये परमिशन रोल्स या यूजर ऑथेंटिकेशन जैसी शर्तों पर बेस्ड हो सकती है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर गार्ड ट्रू रिटर्न करता है तो रिक्वेस्ट आगे बढ़ जाती है, और अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है तो रिक्वेस्ट को वहीं रोक दिया जाता है और एक एरर रिस्पॉन्स भेज दिया जाता है। सिंपल। हैंडलर तक पहुंचने से ठीक पहले रिक्वेस्ट पाइप्स से गुजरती है। पाइप्स का काम है इनकमिंग डेटा को वैलिडेट और ट्रांसफॉर्म करना। ये इंश्योर करते हैं कि हैंडलर को हमेशा सही और क्लीन फॉर्मेट में डेटा मिले। मतलब गलत डेटा हमारे बिजनेस लॉजिक को कभी छू भी नहीं पाता। अब आते हैं चौथे कॉन्सेप्ट पर। देखिए, डेवलपमेंट में हमेशा सब कुछ सही नहीं होता, कभी कभी चीजें गलत भी होती हैं। तो सवाल ये है कि Nest.js एरर्स को कैसे हैंडल करता है। अगर हमारी कोड में कोई अनहैंडल्ड एरर आती है तो Nest.js बाय डिफ़ॉल्ट एक 500 इंटरनल सर्वर एरर भेजता है। ये मैसेज यूजर के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता। हमें इससे कुछ बेहतर चाहिए, और इसका सोल्यूशन है एक्सेप्शन फिल्टर्स। ये @catch डेकोरेटर वाली एक क्लास है जो अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस को पकड़ लेती है। इसकी मदद से हम पूरी एप्लीकेशन के लिए एक जैसा कंसिस्टेंट और मीनिंगफुल एरर रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। इससे एरर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्लीन हो जाता है। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि थ्योरी से प्रैक्टिस तक का सफर कैसा लगता है। इन कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना किसी डेवलपर को सिर्फ एक बटन दबाने वाले से एक आर्किटेक्ट में बदल देता है। यही नॉलेज असली मास्टरी की है, जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी देती है। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट समझ आ गया है तो सवाल ये है, आप इससे क्या बनाएंगे? संभावनाएं सच में एंडलेस हैं।